ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या जानते हैं? फोटोसिंथेसिस तो बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। हाँ, फोटो मीन्स व्हाट? लाइट, एंड सिंथेसिस किसी भी चीज़ को सिंथेसाइज करना। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसको साथ में रखा हुआ है तो कुछ ना कुछ हम सिंथेसाइज कर रहे होंगे लाइट की प्रेजेंस में। कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? तो लाइट जो है यहाँ पे क्या है? लाइट है यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट है यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कैसा सोर्स ऑफ एनर्जी है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है कि नहीं है? जब हम लोग इकोसिस्टम पढ़ते हैं, जब हम लोग इकोसिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, एनर्जी फ्लो, है ना? जब हम लोग इकोसिस्टम पढ़ते हैं उसमें हम लोग एनर्जी फ्लो पढ़ते हैं। तो उस एनर्जी फ्लो में एनर्जी की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? वो यहीं से शुरू होती है। ये जो लाइट है, सन, यहाँ से एनर्जी शुरुआत होती है। जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पढ़ते हैं तो उसमें पहला थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या है? हाँ, याद है किसी को? बताओ। Energy can neither be created nor be destroyed. Either it could be transformed from one form to another form. है कि नहीं है ये? है ना? तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर हम जितनी भी एनर्जी देख रहे हैं, जितनी भी एनर्जी जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के पास है, उसके बाद जो हमारी प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनके पास है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उनके पास है, जितनी भी एनर्जी जिसके पास भी है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? यहीं से तो हुई है, लाइट एनर्जी से, सन की एनर्जी से। और लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? हाँ, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और वो केमिकल एनर्जी क्या है? हाँ, केमिकल एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी है एटीपी। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है, और एसिमिलेटेबल एनर्जी, उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जाहिर सी बात है कि एटीपी यानी कि ये मॉलिक्यूल जो है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, इनकी सिंथेसिस कैसे हो रही है? लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, लाइट की वजह से हो रही है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? तो फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ लाइट, बट this term is usually applied to very important vital process by which green plants synthesize organic matter in presence of light. Organic matter क्या है यहाँ पे? हाँ, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ठीक है। Photosynthesis is sometimes called as carbon assimilation and is represented by the following traditional equation. ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन कभी पुरानी नहीं होती है। आप चाहे फोटोसिंथेसिस क्लास में पढ़ रहे हो, आप चाहे फोटोसिंथेसिस इंटर में पढ़ रहे हो, या आप चाहे फोटोसिंथेसिस कितने भी हायर लेवल में पढ़ रहे हो, ये इक्वेशन कभी पुरानी नहीं होगी। और जब भी आप फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करोगे, आपको ये इक्वेशन तो यूज़ करनी ही करनी, ठीक है। और ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये इक्वेशन में क्या बता रही है? 6CO2, 12H2O, 6O2, 6H2O और C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। तो ये CO2 कहाँ से आ रहा है? CO2 कहाँ से आ रही है? ये CO2 आ रही है आउटर एटमॉस्फेयर से। आ रही कि नहीं आ रही? ये H2O कहाँ से आ रहा है? प्लांट्स में। ये H2O रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है और फिर प्लांट को अवेलेबल हो रहा है। ये O2 कहाँ से रिलीज हो रही है?
हाँ, ये O2 कहाँ से रिलीज हो? स्ट्रोमेटा से तो निकल रही है। कैसे बन रही है? किससे आ रही है ये ऑक्सीजन? कार्बन डाइऑक्साइड से या H2O से? H2O से, ठीक है। तो हमको ये जो ऑक्सीजन मिल रही है ये वाटर से मिल रही है, ना कि CO2 से। फिर उसके बाद ये वाटर कहाँ से आ रहा है? हाँ, क्यों, क्या लगता है वाटर कहाँ से आ रहा होगा? ये कार्बन एसिमिलेशन के बाद निकल रहा है वाटर, ठीक है। C6H12O6 कहाँ बनता है? डार्क रिएक्शन बनता है। किस जगह पे? डार्क रिएक्शन में कहाँ पे बनता है? स्ट्रोमा में, ठीक है। तो ये है फोटोसिंथेसिस का एक बेसिक इक्वेशन, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस की बेसिक इक्वेशन है। ये उसके बारे में और चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन हमें कुछ भी और आगे बढ़ने से पहले पहले उसके बारे में समझना जरूरी कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है? साइट। पहले तो ये बताओ, आप लोग ये समझ गए कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है? हाँ, ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है एक बार कि फोटोसिंथेसिस के कितने फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में कंप्लीट होती है ना। एक होती है डार्क रिएक्शन और एक होती है लाइट रिएक्शन, होती है। तो ये डार्क और लाइट दोनों के दोनों रिएक्शन कब चलती है? डे टाइम में, साइमल्टेनियसली डे टाइम में चलती है, ठीक है। इनमें से कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन जो है वो आपकी रात में हो रही है और लाइट रिएक्शन दिन में हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। दोनों के दोनों एक साथ दिन में चलती हैं और रात में कोई भी नहीं चलती है। तो इसको डार्क और लाइट क्यों बोलते हैं? इसको डार्क और लाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइट रिएक्शन डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट होती है और डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट होती है। लेकिन डिपेंडेंट दोनों होती हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ना लाइट वाली और ना डार्क वाली, ठीक है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही डिपेंडेंट है किस पे? लाइट पे। तो इन दोनों की साइड भी अलग है। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? हाँ, बताओ। हाँ, ग्रैनम में बोल सकते हैं, थैलेकॉइड में बोल सकते हैं, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में बोल सकते हैं, वहाँ होती है लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में, ठीक है। तो अब ये है क्या, वो हम लोग देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर में कि ये जो है साइट जो हम देख रहे हैं डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन की, ये किसका स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोग को? ये स्ट्रक्चर दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट का। और क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? हाँ, लीव्स के किस पार्ट में? लीव्स में मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। मेसोफिल सेल्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अच्छा आपको क्या लगता है कि पूरी अर्थ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होती होगी? ऑक्सीजन एवोल्यूशन कहाँ होता होगा या किन से होता होगा? एल्गी में, ठीक है। तो ये एकदम बिल्कुल सही बात है। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स सिर्फ 10 से 11% पूरे अर्थ का जो फोटोसिंथेसिस है वो परफॉर्म करते हैं, मतलब। और 89 to 92% जो है वो एल्गी, जो कि ओशंस में प्रेजेंट है या रिवर्स में प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर और मैराइन का हर तरीके के वाटर में जितने भी एल्गी प्रेजेंट है वो 89 to 92%
फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं और ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। ठीक है, तो ये बात एक ध्यान रखना। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अगर तुम लोग ऐड करोगे तो वो तुम लोग के आंसर्स जो हैं थोड़े से अच्छे दिखेंगे। ठीक है, तो ये है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले तुम्हें ये पता है कि कैसा स्ट्रक्चर है। ये बाई मेम्ब्रेन है ना, बाई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। फिर डबल लेयर्ड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है ऊपर। उसके बाद हमको इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये देखो, जो ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक ये डिस्क रखी हुई है, ये डिस्क वाले स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं ग्रैनम। इस डिस्क वाले स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं ग्रैनम, जो कि इसके ऊपर एक के ऊपर स्टैक्ड हो रखे हैं। स्टैक्ड का मतलब पता है कि एक जैसे हम लोग बुक्स की चट्टे लगाते हैं, अगर हम ऐसे ही चट्टा लगाते चले जाएं तो उसको बोलेंगे स्टैक्ड। ठीक है, वो स्टैक्ड है एक दूसरे के ऊपर की तरह। तो वैसे ही जो स्टैक्ड ग्रैना लैमेली है इनको बोलते हैं ग्रैनम, और ये जो अनस्टैक्ड लैमेली है, अनस्टैक्ड थैलेकॉइड है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। ये अनस्टैक्ड है, फ्रीली प्रेजेंट है स्ट्रोमा में। और जैसे हमारे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ जो फ्लूइड वाला स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, ये ग्रैना लेमेला है थैलेकॉइड, और ये है हमारा स्ट्रोमा। तो जो हमारी लाइट रिएक्शन है, जो हमारी लाइट रिएक्शन है वो इसी में, जो ग्रैनम है या थैलेकॉइड है, ये वाला स्टैक्ड और अनस्टैक्ड, इन दोनों के मेम्ब्रेन में हमारी जो लाइट रिएक्शन है वो होती है। लाइट रिएक्शन की अगर हम साइड जानना चाहें तो स्टैक्ड और अनस्टैक्ड थैलेकॉइड की लैमेली में या उसकी मेम्ब्रेन में जो हमारी लाइट रिएक्शन है वो होती है। और डार्क रिएक्शन जो है, डार्क रिएक्शन हमको देखने को मिलती है स्ट्रोमा में। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर डार्क रिएक्शन हमें यहाँ देखने को मिल रही है तो इस स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होंगे? इस स्ट्रोमा में सभी वो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो कि जरूरी होंगे कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में। होंगे कि नहीं होंगे? जिसमें से सबसे पहला एंजाइम कौन सा है? रूबिस्को। और रूबिस्को की खास बात क्या है? रूबिस्को की खास बात बताओ, तो बता चुके कई बार। रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, है कि नहीं है? रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, है ना? याद रहेगा, पूरे धरती पे पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वांटिटी का कोई प्रोटीन है अगर तो वो रूबिस्को है। ठीक है, तो ये है। अब ये तुम्हारे देख लो, थैलेकॉइड्स तुमको दिख रहे हैं। तो अब ये तो हो गए एंजाइम्स की बात स्ट्रोमा में, जो कि तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। तो इन स्ट्रोमा लैमेली में क्या होना चाहिए? स्ट्रोमा लैमेली और थैलेकॉइड लैमेली में क्या होना चाहिए? भाई जाहिर सी बात है यार, लाइट रिएक्शन हो रही है तो हमारे पास सबसे जरूरी क्या है? पिगमेंट्स, जो कि क्या करेंगे? लाइट भी तो ऑब्जॉर्व कराएंगे। फोटोसिंथेटिक एपरेटस में जो लाइट एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होंगे कि नहीं होंगे? कौन कौन से पिगमेंट है? मेजरली क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स। ये सौरभ ने लेफ्ट क्यों कर दिया? कैरोटीनॉइड्स हो गया, और तुम्हारे ज़ैंथोफिल्स हो गए इसी में, और फियोफाइटिन हो गए। ठीक है, तो ये अलग अलग तुम्हारे जो हैं पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। इन पिगमेंट्स का काम क्या होता है? इन पिगमेंट्स का काम होता है मेजरली लाइट को एब्जॉर्ब करना, लाइट को एब्जॉर्ब करना, और लाइट को एब्जॉर्ब करके इतनी एनर्जी उससे गेन करना कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचा पाए, या इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर कर पाए। क्या हम लोग को अभी तक फोटोसिंथेसिस के जेड स्कीम के बारे में कुछ भी पता है?
PS2 साइकिल होगा। ठीक है, तो अभी देखो ये देखते हैं पहले हम लोग कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो लाइट एनर्जी है ना, जो बात हो रही है कि ये एनर्जी एसिमिलेट हो रही है या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो आखिर इसमें कितनी एनर्जी बन रही है। जब ये कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, सो स्टोर्ड हो रही है ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट है जो कि C6H12O6 along with O2 form the end product photosynthesis. One molecule of glucose contains 686 kilocalorie of energy. One molecule of glucose contains 686 kilocalorie. ठीक है, तो सोचो कितनी एनर्जी अगर एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में है तो हमने कितनी एनर्जी स्टोर करके आखिर इसको बनाया होगा। कल हम लोग मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस पढ़ रहे थे, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में हमने क्या जाना था कि कैटाबॉलिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है जो कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेक कर दे, और एनाबॉलिज्म वाह हम लोग तो पीछे चलते हो आगे से। कैटाबॉलिज्म जो लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक कर दे, और एनाबॉलिज्म जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मिला के कोई लार्ज मॉलिक्यूल बना दे। इसीलिए तो लिखा है फोटोसिंथेसिस एन एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, जो कि रॉ मटेरियल क्या यूज़ कर रही है, CO2 एंड H2O, छोटे छोटे मॉलिक्यूल उठा के उसने इतना बड़ा मॉलिक्यूल बनाया C6H12O6। ठीक है, तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जो कि CO2 और H2O को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके कार्बन ग्लूकोज की सिंथेसिस कर रही है। ठीक है, इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में अब ये देखो लिखा हुआ है अबाउट 90% ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस इन द वर्ल्ड इज कैरीड आउट बाय एल्गी ग्रोइंग मेनली इन ओशंस एंड इन फ्रेश वाटर। ठीक है, तो प्लांट्स कितना कम पार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए एल्गी का होना बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस की। सिग्निफिकेंस क्या है, क्या लगता है अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होगा? अरे माइक चल गया तुम्हारा, कैसे? अच्छा चलो, हाँ, तो ऑक्सीजन हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं रेस्पिरेशन में। जब रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जब हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं ऑक्सीजन, तभी तो हम एनर्जी बना पाते हैं, हम थोड़ा ना फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमको, और वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, वो बैलेंस कैसे बना हुआ है, इन्हीं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से। और कोई सोर्स है ऑक्सीजन का जहाँ से ऑक्सीजन बना सकते हो? नहीं है, इतना सोचो मत। हाँ नहीं है, ठीक है। इट प्रोवाइड फूड आइदर डायरेक्टली एज वेजिटेबल्स, इनडायरेक्टली एज मीट, मिल्क ऑफ एनिमल्स विच इन टर्न आर फेड ऑन प्लांट्स। ठीक है, तो मतलब वही है, फूड इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो है, या तो डायरेक्टली हम प्लांट को ले लें वेजिटेबल्स, या फिर हम प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि कौन से गोट या जितने प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनको अगर हम लेते हैं तो उनको मीट और मिल्क मिलता है। तो वो सब अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है, घूम फिर के वहीं से तो एनर्जी फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर ये फ्यूल वगैरह के लिए इनको मिल रहे हैं इसकी वजह से। तो अब देखो फोटोसिंथेसिस एपरेटस में जो क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़रूरी है दिमाग में क्लियर होना। जैसे ही क्लोरोप्लास्ट की बात आए पेपर में तुम लोग को तुरंत ये स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक है, हालांकि तुम लोग का तो MCQ वाले क्वेश्चन है तो तुम लोग को स्ट्रक्चर नहीं बनाने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिमाग में रखोगे तभी तुमको फोटोसिंथेसिस अच्छे से समझ में आएगी। तो क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन प्लांट्स कॉन्स्टिट्यूट दी फोटोसिंथेटिक एपरेटस, बिल्कुल सही बात है। तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स आर डिस्क्वाइड और एलिप्सॉइडल, मतलब जो हायर प्लांट्स की क्लोरोप्लास्ट हैं वो या तो डिस्क्वाइड होते हैं या एलिप्सॉइडल होते हैं। एलिप्सॉइडल ऐसे वही अंडाकार समझ लो। ठीक है,
in shape with 4 to 6 micrometer in length and 1 to 2 micrometer thick। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो तुमको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। हो सकता है कभी इन चीज़ों से MCQ ये लोग उठाने की कोशिश करें, हालांकि बहुत मुश्किल है। तो क्या वो उनका BSc फर्स्ट ईयर वाला एग्जाम का? अच्छा, तो तुम लोग और आगे जाएंगे। उम्मीदें बहुत है तुम लोग को। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जो कि 2 मेम्ब्रेन से बाउंड हो रखा है। ये बहुत ज़रूरी बात है। डबल मेम्ब्रेन से ये भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। और कौन से होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन से कौन सा होता है ये बताओ प्लांट में, ये बताया हुआ है। कौन सा स्ट्रक्चर सेल के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है? अरे न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन बाउंड होता ही नहीं है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वो नहीं होता है वैक्यूल, टोनोप्लास्ट होती है जिसकी मेम्ब्रेन। तुम लोग कैसे पीछे का साफ करते चलते हो? अरे चलो कल का हो गया, पानी डाल दो। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है। अच्छा, कल तुम लोगों ने लाइसोजाइम देखा था? हाँ, क्या हुआ? कल लाइसोजाइम देखा था और कहाँ मिल रहा है? हाँ, लाइसोजाइम जो कल बात हुई थी तो लीवर में नहीं प्रेजेंट था। लाइसोजाइम बॉडी सेक्रीशन में ही प्रेजेंट है सारा, चाहे वो आपका टीयर्स हो, ठीक है, या वो अलग बॉडी सेक्रीशन है, उन सब में लाइसोजाइम पाया जाता है, तभी फिजिकल बैरियर बनाता है। ठीक है, तो ये 50 एंगस्ट्रॉम थिक इन कंसिस्टिंग ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स, जो हमारा स्ट्रक्चर है। द थिकनेस ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स इंक्लूडिंग द स्पेस 3300 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो हमने देख ही लिया था, समझ में आई गया कि इंटरनली ये चारों तरफ जो फ्लूइड वाला स्ट्रक्चर है ये स्ट्रोमा है। उसके बाद ये जो ग्रैना प्रेजेंट है थैलेकॉइड वाले, इसको हम मतलब डबल मेम्ब्रेन ग्रैना लैमेला बोल रहे हैं, और जो अनस्टैक्ड वाले हैं, इनको हम बोल रहे हैं स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, तो इसको हम तब और ज़्यादा समझ पाएंगे जब हम पढ़ेंगे जेड्स की। तो अभी हम लोग पिगमेंट देख लेते हैं। पिगमेंट पहले देख लेते हैं, जो कि ज़रूरी, जो कि एज अ सेपरेट टॉपिक भी है आपके सिलेबस में। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का क्या मतलब होता है? पिगमेंट का मेजर रोल लाइट एब्जॉर्प्शन में है। ठीक है, पिगमेंट का मेजर रोल लाइट एब्जॉर्प्शन में। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमारे पास 3 टाइप के हैं प्लांट्स में। एक तो क्लोरोफिल्स, कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलिस। ठीक है, ये 3 तरीके के हमें पिगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। क्लोरोफिल्स तो हम लोग हमेशा से सुनते हैं। क्लोरोफिल्स एंड कैरोटेनॉइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड ओनली विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्यों है ऐसा? पहले तुम लोग ये जानने की कोशिश करें कि आखिर ये प्रेजेंट कहाँ है। ये तो पता होना चाहिए ना, ये पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट है। क्या कोई सोच सकता है कि कहाँ प्रेजेंट होंगे? हाँ, थैलेकॉइड्स में कहाँ पे है? हाँ, अच्छा देखो, ये है एक थैलेकॉइड। ठीक, ऐसे ही बायो मेम्ब्रेन है, ये है एक थैलेकॉइड। स्टैक्ड या अनस्टैक्ड कोई भी हो सकता है। तो इसका अगर हम ये पार्ट देखें, इसमें ऐसे करके मेम्ब्रेन होगी। तो सभी पिगमेंट मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन, ऐसा क्यों है? मेम्ब्रेन्स में ही क्यों प्रेजेंट है? हाँ,
अभी देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। और मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? हाँ, मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? हाइड्रोफोबिक। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ पानी से डरती है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकती है, तो वो कहाँ रहना पसंद करेगी? अपने जैसों के साथ, है ना भाई। इसकी जो लेवली है, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में तो पानी है कि नहीं है? तो इसको क्या करना है? इसको मेम्ब्रेन के अंदर रहना है, इसको मेम्ब्रेन के अंदर रहना है। और मेम्ब्रेन के अंदर कैसे? ये आपकी लिपिड, ये आउटर लेयर हो गई, ये इनर लेयर हो गई लिपिड की, ऐसे करके बाई लेयर होता है, ये आउटर लेयर हो गई, इनर लेयर हो गई। तो इसमें जो हमारा मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल का, ये कंप्लीटली नहीं, लेकिन ये एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक का मतलब क्या है? जैसा हमको ये फॉस्फोलिपिड में देखने को मिलता है कि इसकी हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं और हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर हमको क्लोरोफिल में देखने को मिलता है, जिसमें एक हाइड्रोफिलिक हेड टाइप का स्ट्रक्चर होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि कैसे प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में? हाँ, ठीक है। तो ये इसी हाइड्रोफोबिक टेल की वजह से मेम्ब्रेन के अंदर एसोसिएटेड रहते हैं। और इनका ये जो हेड वाला पार्ट होता है, ये हेड वाला पार्ट मेजरली रोल प्ले करता है लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए ये जो हेड वाला पार्ट है, ये मेजर रोल प्ले करता है। अब ये हेड और टेल है क्या, वो हम लोग इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन का अपर वाला लीफलेट और ये लोअर लीफलेट, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना हमको, ये पार्ट होगा आपका हाइड्रोफिलिक, और ये फाइटोल चेन जो है ये होगा हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ से ये पार्ट ऐसे करके एसोसिएटेड रहता है, चेन वाला, और ये ऊपर का पार्ट ऐसे करके प्रेजेंट रहता है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बहुत बार बताया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं कि नहीं बोलते? पॉरफायरिन रिंग बोलते हैं, कई बार क्लास में बनवाया हुआ है इसको। और पॉरफायरिन रिंग बोलते हैं। और इस एक रिंग को क्या बोलते हैं? इस एक रिंग को क्या बोलते हैं? हाँ, पायरोल रिंग, याद है? इस एक रिंग को हम पायरोल रिंग बोलते हैं। ऐसी 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट होती हैं, 1 2 3 4। और ये किससे अटैच रहती हैं? किसकी मदद से जुड़ी रहती हैं? ये जुड़ी रहती हैं इस मीथेन ब्रिज से। इसको बोलते हैं CH ब्रिज, CH ब्रिज, या इसको बोलते हैं मीथेन ब्रिज। ठीक है, ये इससे जुड़ी रहती है। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है ना? और ये अल्टीमेटली स्ट्रक्चर बनाती है। और एक सेंट्रल मेटल आयन है हमारे पास, और वो सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है? मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? लाइट एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है, ये लाइट एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। इसीलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल है। क्यों है वाटर में इनसॉल्युबल? पता समझ में आ गया कि क्यों है, क्यों आखिर इनको ज़रूरत ऐसा क्यों है इनसॉल्युबल होने की? क्योंकि इन्हें मेम्ब्रेन में रहना है, ठीक है, क्योंकि इन्हें मेम्ब्रेन में रहना है, जो कि हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। फिर फाइकोबिलिस जो है वो वाटर में सॉल्युबल है। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि फाइकोबिलिस एसोसिएटेड नहीं रहते मेम्ब्रेन में, वो फ्रीली प्रेजेंट रहते हैं थैलेकोइड की लैमिना में, ठीक है।
फिर कैरोटीनॉइड्स इंक्लूड कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। अच्छा, कैरोटीनॉइड्स हमने कहाँ सुने? इसको हम लोग कैरोटीनॉल्स भी बोलते हैं। कैरोटीनॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा, क्लोरोफिल से हमें कैसा कलर मिलता है? ये कैसे पिगमेंट है? ग्रीन। और कैरोटीनॉइड्स कैसे हैं? कैरोटीनॉइड्स हैं येलो और ऑरेंज। येलो और ऑरेंज। और ये फाइकोबिलिस कैसे हैं? ये कैसा है? ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करने वाला। ठीक है, तो देखो डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड शो कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन पीक इन विवो एंड इन विट्रो। यानी कि ये अलग अलग रेंज की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट के? विजिबल रीजन के। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन की ही लाइट ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अलग अलग वेवलेंथ पे। ठीक है, समझ पा रहे हो पिगमेंट है क्या, कहाँ प्रेजेंट है और क्या कर रहा है? ठीक है, ये बाकी दो लोग कुछ बोलते भी तो समझ में नहीं आता कि है भी कि चले गए घूमने। क्यों? बाकी दो लोग जो है छाया और आरती कुछ बोलते ही नहीं। बोला था तुम लोग बैकग्राउंड वाली आवाज़ों से मत डरा करो, बहुत ज़्यादा लोग थोड़ा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हमने समझा देखा वही इसमें लिखा हुआ है। तुम्हें याद क्या करना है, जो कि डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है। ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लोरोफिल ए का है C55H72O5N4Mg, ठीक, और क्लोरोफिल बी का है C55H70O6N4Mg। ये आपको याद रखना है। हो सकता है डायरेक्ट, हाँ बताओ, बोलो। क्लोरोफिल्स आर मैग्नीशियम पोरफायरिन कंपाउंड्स। ठीक है, पोरफायरिन क्या है? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट गोल वाला स्ट्रक्चर जिसको हम पोरफायरिन बोल रहे हैं। फिर द पोरफायरिन रिंग कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग्स। पायरोल रिंग्स ऐसी हैं, ये तुमको दिख रही है, ये है पायरोल रिंग्स। और ये पायरोल रिंग्स मीथेन ब्रिज से जुड़ी हुई हैं। पायरोल रिंग्स मीथेन ब्रिज से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अ लॉन्ग कार्बन एटम कॉल्ड फाइटोल चेन इज अटैच्ड टू द पोरफायरिन रिंग 4। पोरफायरिन रिंग 4 पे ये फाइटोल चेन एडेड है, जो कि अराउंड 26 कार्बन की होती है। ठीक है, अराउंड 26 कार्बन की। फाइटोल टेल हाइड्रोफिलिक क्यों होगी? फाइटोल टेल की मदद से, हाँ बताओ। फाइटोल टेल तो अंदर का रीजन तो हाइड्रोफोबिक होता है ना, मेम्ब्रेन के अंदर के रीजन हाइड्रोफोबिक होता है, तभी तो ये लिपिड के ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक होती है, अंदर एक दूसरे को छुपा के रखती है पास में। और हाइड्रोफिलिक हेड बाहर पानी से मिल, क्योंकि सेल के बाहर भी पानी है, मेम्ब्रेन के बाहर भी पानी है और ल्यूमेन के अंदर भी पानी है कि नहीं है? तो ये टेल्स को छुपा के रखती हैं भाई। फॉस्फोलिपिड की टेल हाइड्रोफोबिक होती है कि नहीं होती है? तभी तो वो छुपा के रखते हैं आपस में। तो अंदर का जो वो है मेम्ब्रेन के अंदर का समा, वो हाइड्रोफोबिक होगा कि नहीं होगा? और इसीलिए टेल मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ ढसी रहती है, ये अंदर की तरफ ढसी रहती है। और ये कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। और ये जो हेड है पोरफायरिन वाला, ये बाहर टहलता रहता है, ऐसे मतलब बाहर रहता है, तो ये हाइड्रोफिलिक होता है। क्या कंफ्यूजन हो रही है? हाँ, एब्जॉर्प्शन इसी में हो रहा है मेन। ये सिर्फ इसको वहां पे रोक के रखने के लिए फाइटोल टेल। ठीक है,
ये उसको वहाँ पे रोक के रखने के लिए। ये Mg पोरफायरिन हेड है, Mg पोरफायरिन हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक है, और फाइटोल टेल है जो कि लाइपोफिलिक यानी कि हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, बहुत आसान है, एक बार समझ गए तो तुम लोग को हमेशा याद रहेगा। फिर देखो ये दूसरे पिगमेंट हैं कैरोटीनॉइड्स, येलो और ऑरेंज पिगमेंट। कैरोटीनॉइड्स हम लोग ने कहाँ देखे हैं, किस में देखने को मिलते हैं कैरोटीन्स? बताओ। फ्रूट्स में, और हम लोग कैरेट खाते हैं, ठीक है, तो उन सब में कैरोटीनॉइड्स में देखने को मिलते हैं, येलो और ऑरेंज पिगमेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो इनमें जो रिंग्स होती हैं उनको बोलते हैं आयोनोन रिंग्स। ये देखो, इनको बोलते हैं आयोनोन रिंग्स। तो कैरोटीनॉइड में कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स में बहुत थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ 2 ऑक्सीजन का। इसमें यहाँ पे ये ऑक्सीजन ऐड हो जाती है ज़ैंथोफिल्स में, ठीक है। ये देखो, सिमिलर टू कैरोटीन्स बट डिफर इन हैविंग 2 ऑक्सीजन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल और कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द आयोनोन रिंग्स। बस इतना सा ही अंतर होता है ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स में। अच्छा, एक चीज़ होती है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी फोटोसिंथेसिस के बाद, तब हम जानेंगे, उसमें एक चीज़ होती है फोटो डिग्रेडेशन या फोटो इनहिबिशन। ठीक है, उसमें एक चीज़ होती है फोटो डिग्रेडेशन या फोटो इनहिबिशन। ये क्या होता है, लाइट में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी प्रेजेंट होती है। लाइट की जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी प्रेजेंट होती है तो जो हमारा PS2 है ये डिग्रेड होने लगता है या टूटने लगता है। किसकी वजह से? क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉस का जनरेशन हो जाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, इसका जनरेशन हो जाता है। तो ये जो है बीटा कैरोटीन और ये आपका ज़ैंथोफिल्स, इनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ये इस रॉस को हानिकारक अपना इफेक्ट शो करने से बचाएं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये प्लांट को फोटो डिग्रेडेशन से या फोटो इनहिबिशन से बचाने का काम करता है। ठीक है, ये भी मतलब इनका एक रोल होता है, समझे क्या? आवाज बहुत धीमी है। फोटो डिग्रेडेशन जो है, फोटो डिग्रेडेशन PS2 का टूटना है, जो कि कब होता है, जब जो लाइट आ रही है सन से, जब जो सन से लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि रॉस का जनरेशन होता है और PS2 के टूटने का खतरा रहता है। तो इसको बचाने के लिए बीटा कैरोटीन और ये आपका ज़ैंथोफिल्स ये एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं रॉस के इफेक्ट को कम करके। ठीक है, और ये लाइकोपीन चीफ पिगमेंट है टोमेटो फ्रूट का, और ये रिंग जो है ओपन होती है, क्लोज नहीं होती है उसमें लाइकोपीन में। ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट है। तो इन ऑटम जस्ट बिफोर लीफ फॉल क्लोरोफिल आर डिग्रेडेड अनमास्किंग द मोर स्टेबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट विच इम्पार्ट ब्रिलियंट येलो एंड ऑरेंज कलर टू द फोलिएज। इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ये क्या है, ये ज़्यादातर क्लोरोफिल को लाइट पहुंचाने के लिए, क्लोरोफिल को एनर्जी पहुंचाने के लिए जो सन से पकड़ी जा रही है उसमें असिस्ट करते हैं। ठीक है, अकेले क्लोरोफिल उतना नहीं कर पाता, ये सारे लोग चारों तरफ प्रेजेंट रहते हैं और उसको असिस्ट करते हैं। जब हम लोग कल क्लास में रिएक्शन सेंटर पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे कि आखिर इनका असली रोल है क्या। तो तीसरा हम लोग देख लेते हैं फाइकोबिलेंस या रेड एंड ब्लू पिगमेंट्स। तो ये क्या है, ओपन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, 4 पायरोल रिंग है, बस इसमें Mg नहीं है, सेंट्रल मेटल एटम नहीं है और फाइटोल चेन नहीं है। फाइटोल चेन ना होने की वजह से ही ये कैसे हैं, फ्री मूविंग। अगर इनमें फाइटोल चेन होती तो वो हाइड्रोफोबिक होती और वो एसोसिएटेड रहती मेम्ब्रेन में, रहती कि नहीं रहती, तो ये फ्रीली मूव कर पाते, नहीं कर पाते, है ना। तो स्ट्रक्चर जो है इसका ये फाइकोएरिथ्रिन का ऐसा है, जिसमें आपकी 4 पायरोल रिंग है, सेंट्रल मेटल एटम एब्सेंट है और ये इसमें फाइटोल टेल भी नहीं है, तो ये फ्रीली मूव कर पा रहा है। ठीक है, समझ में आया? पिगमेंट समझ में आ गया तीनों? तो इसकी आज की क्लास को हम लोग यही वाइंड अप करेंगे और उसके बाद कल रिएक्शन सेंटर और बाकी सारी चीज़ें आगे फोटोसिंथेसिस को देखेंगे। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसको समझना भी थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है,
लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सौरभ क्या दिक्कत हो रही है आज इसमें बार बार फ़ोन में? चलो कोई बात नहीं, इसको सॉर्ट आउट कर लेना। और बाकी तुम दोनों लोग अब तो बोल दो हाँ ना, फिर इसको एंड करें। ठीक है ठीक है, एक बचे इसमें मैसेज चलो ठीक है, फिर हम इसका वो भेज देंगे PDF आपको। और क्या कहते हैं फिर कल मिलते हैं। कल की टाइम यही रखी जाए। ठीक है चलो फिर कल मिलते हैं, इसको ऐड करते हैं। चलो थैंक यू।